स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे ओपीएस को लेकर। यदि बिजली बोर्ड के कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस बहाल की जाए तो कुछ एक टारगेट्स उन्हें पूरे करने होंगे। आज मंत्री राजेश धर्मानी की ओर से ये संकेत दिए गए हैं। ये किस तरह के टारगेट पूरा करने के लिए कहा गया है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को और कर्मचारियों ने इस पर किस तरह की आपत्ति जताई है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे कोरोना मुल्कों को लेकर। बड़ी अपडेट आज इन पर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आदेश जारी कर दिए हैं विभागों को। इस बारे में क्या कहा गया है इन आदेशों में, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। पुलिस भर्ती के लिए सिलेबस जारी हो गया है। हालांकि अभी ग्राउंड टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जो लोक सेवा आयोग की ओर से सिलेबस जारी किया गया है उसमें क्या अपडेट निकलकर सामने आई है, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और तीसरी बात करेंगे कंगना रनौत को लेकर। सांसद कंगना रनौत एक दफा फिर सुर्खियों में आई हैं। इनका वीडियो वायरल हो रहा है, किस वजह से, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। देखिए, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, इन जिलों में हालात ऐसे बन गए हैं कि पिछले 4 महीने से बारिश नहीं हुई और लोगों ने अब देवी देवताओं के द्वार जाना शुरू कर दिया है। बारिश को लेकर गुहार लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों में नहीं बनी है, जैसी कि इस बार देखने में आई है। सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है, बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं और इससे बड़ी बात फसलें तबाह हो रही हैं। भयंकर सूखा पड़ चुका है, खासतौर पर लाहौल स्पीति, किन्नौर, जहां 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया हो, बारिश नहीं हुई, वहां के लोग बहुत परेशान हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कुल्लू में तो देवी देवताओं के द्वार जाना अब वहां आम लोगों की ओर से शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोग देवी देवताओं के द्वार पहुंच रहे हैं बारिश की गुहार के लिए। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि कितनी ज्यादा परेशानी है बारिश ना होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में। देखिए, स्कूली छात्रों की क्षमता की जांच की जाएगी। इसके लिए मॉक टेस्ट होने वाला है। ये तीसरा मॉक टेस्ट होगा। हालांकि ये जो अभी तक मॉक टेस्ट लिए जा रहे थे पहले 2 चरण में भी, क्योंकि मॉक टेस्ट हुए हैं, ये दरअसल परख सर्वेक्षण के लिए लिए जा रहे हैं। परख सर्वेक्षण में ये देखा जाएगा कि किस स्कूल के बच्चों में कितनी क्षमता है, वहां पढ़ाई का स्तर क्या है। लेकिन बच्चों की प्रैक्टिस के लिए ये मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तीसरा टेस्ट होगा जो कि 19 नवंबर को होने वाला है। स्कूलों ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। समग्र शिक्षा की ओर से OMR शीट्स और अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवा दी गई है। ये तीसरे से 6ठी कक्षा के बच्चों को मॉक टेस्ट देना होगा और 9वीं कक्षा के बच्चे भी इसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि इससे पहले जो 2 चरणों में मॉक टेस्ट हुआ, जिन विषयों में बच्चे कमजोर रहे हैं उन शिक्षकों को भी लताड़ लगाई गई है और ये कहा गया है कि पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करें बच्चों की, बजाय इसके कि वो अन्य गतिविधियों में भी अपनी भागीदारी दिखाते हों। अब ये तीसरा मॉक टेस्ट होगा। इसके बाद तकरीबन ये 18,000 बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि परख सर्वेक्षण में भी शामिल होने वाले हैं। ये 4 दिसंबर को परख सर्वेक्षण होगा। तैयारियां इसके लिए भी बड़े स्तर पर स्कूलों में करवा दी गई हैं। समग्र शिक्षा की ओर से ही ये सभी तैयारियां करवाई जा रही हैं और सामग्री भी स्कूलों में उपलब्ध करवाई जा रही है। बच्चों की क्षमता ही इसमें चेक की जाएगी, मकसद ही ये है। और 18,000 छात्र होंगे। सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल के छात्र भी ये टेस्ट देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिहर्सल के तौर पर ये मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें कई खामियां भी निकलकर सामने आ रही है। और कोशिश यहां पर की जा रही है समग्र शिक्षा की ओर से कि परख सर्वेक्षण के लिए बच्चे बिल्कुल तैयार हो सके और अपनी काबिलियत को सही से पेश कर सके, यानी कि परफॉर्मेंस उनकी बेहतर हो, कोई परेशानी उन्हें परख सर्वेक्षण के दौरान ना आए। यहीं से क्योंकि स्तर पता चलेगा हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का। संजौली मस्जिद विवाद पर बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आज फिर, क्योंकि सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। दरअसल ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चुनौती दी गई है कमिश्नर कोर्ट के फैसले पर, जो कि एक एटिक समेत 2 मंजिलों को हटाने का आदेश जारी किया गया था। इसी पर ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस पूरे मामले में अब फैसला रिजर्व रख लिया गया है। 22 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच वक्फ बोर्ड से भी एक पत्र मांगा गया है, दरअसल जवाब तलब किया गया है। ये शपथ पत्र मांगा गया है मोहम्मद लतीफ को लेकर। मोहम्मद लतीफ वो शख्स है जो कि संजौली कमेटी के अध्यक्ष खुद को बता रहे हैं। तो क्या वक्फ बोर्ड की ओर से प्रधान के पद के लिए इन्हें ऑथोराइज किया गया है या नहीं, इस बात का जवाब वक्फ बोर्ड को देना होगा। और उसके बाद नया मोड़ भी ये पूरा मामला अब ले सकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर निर्भर करता है कि वो मोहम्मद लतीफ को प्रधान मानते हैं या नहीं। हालांकि मोहम्मद लतीफ का कहना है कि पूर्व में भी वही प्रधान थे, आगे भी वही प्रधान है। लेकिन अब इस
सबके बीच वक्फ बोर्ड के जवाब का ज़रूर इंतज़ार रहने वाला है। फिलहाल अभी तक देखिए जो आदेश जारी किए गए थे कमिश्नर कोर्ट की ओर से वो यही थे कि 3 फ्लोर्स हटाने हैं और इसके लिए तोड़ने की कवायद भी शुरू हो गई थी। इस फैसले पर अभी कोई स्टे नहीं लगा है, लेकिन अब 22 नवंबर तक का इंतजार ज़रूर इस पूरे मामले में बना रहेगा। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील हैं उन्होंने इस बात पर भी दबाव बनाया है कि दोबारा से कमिश्नर कोर्ट ही ये मामला भेजा जाए रिव्यू करने के लिए, क्योंकि जिस अध्यक्ष का सुझाव इसमें लिया गया है वो अभी मौजूदा समय में अध्यक्ष पद पर तैनात ही नहीं है। पूर्व में अध्यक्ष थे और अभी उन्हें किसी ने भी अध्यक्ष पद की कमान के लिए ऑथराइज नहीं किया है कि वो कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो ये अब पूरा मामला है, आज नई ही बात सामने आ गई है। यहाँ पर अध्यक्ष के पद को लेकर ही सवाल उठा लिया गया है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़रूरत है, खास तौर पर जो घास काटने महिलाएं जाती हैं, कि वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि रंगड़ों ने आतंक मचाया हुआ है। 2 मामले सामने आ गए जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहला मामला बिलासपुर के झंडूता का बताना चाहेंगे, जहां एक बुजुर्ग खेती का काम कर रहे थे और इसी बीच रंगड़ों ने उन पर अटैक कर दिया। मौके पर इनकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दूसरा मामला सामने आया है सिरमौर के शिलाई में, और कहते हैं ना कि माँ के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है, और बिल्कुल वहाँ भी यही हुआ है। माँ ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। दरअसल ये 28 वर्षीय युवती अपने घर के पास घास काटने के लिए गई थी और 3 वर्षीय बच्चा भी साथ लेकर गई थी। उसी बीच रंगड़ों ने माँ और बेटे पर अटैक कर दिया। माँ ने अपना ढाटू उतारा, बच्चे को उससे कवर कर लिया और अपने आगोश में बच्चे को ले लिया। बच्चे को किसी तरह से बचा लिया, लेकिन रंगड़ों ने बहुत बुरी तरह से हमला माँ पर कर दिया, जिस वजह से माँ की मौत हो गई है। इस युवती की ओर से जब चीख पुकार की गई तो चीख पुकार सुनकर वहां कई ग्रामीण पहुंचे, शिलाई अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद हायर सेंटर भी उपचार के लिए महिला को ले जाया गया, लेकिन ये पहले ही अपना दम तोड़ चुकी थी। 3 वर्षीय बच्चा रह गया है और बच्चे के पिता मजदूरी का काम यहाँ शहर में करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात कहना चाहेंगे, इसीलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में उन महिलाओं को जो कि घास काटने जाती है, रंगड़ों ने आतंक मचाया हुआ है और किसी की जान पर भी खतरा बन सकता है, जैसा कि अभी 2 मौतें हो चुकी हैं हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही दुखद खबर। विद्युत कर्मचारियों की मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ पिछले कल मीटिंग हुई थी और वही 3 से 4 डिमांड्स इन्होंने दोहराई, लेकिन एक नई डिमांड ये जुड़ गई है कि जो 66 केवी की लाइन बिछाई जा रही है पूह से काजा तक और 360 करोड़ की लागत से ये लाइन बिछाई जाएगी, केंद्र सरकार की योजना है, इसे दे दिया गया है संचार निगम को, जबकि इस पर बिजली बोर्ड का हक है। पुनः इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो 51 पद यहाँ समाप्त किए गए हैं, दोबारा से उन्हें बहाल किया जाए। 81 आउटसोर्स ड्राइवर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इनकी नौकरी फिर से बहाल की जाए और ओपीएस बहाल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इन सभी मांगों पर गौर होगा, लेकिन इस सबके बाद आज बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने मीटिंग ली है। सभी पदाधिकारी इसमें संगठन के जुड़े थे, यानी कि इनके यूनियन के जुड़े थे, और इन्होंने रणनीति तैयार ये की है कि कुछ समय सरकार को देंगे इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन एक मुख्य मांग अब ये भी बन गई है कि जो संचार निगम को 66 केवी की लाइन दे दी गई है, ये उचित नहीं है। जल्दी ही अगर बिजली बोर्ड के हवाले नहीं की गई फिर से, तो इस पर ये जरूर आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार कर सकते हैं। ओपीएस तो अभी तक बहाल हुई नहीं, लेकिन इस बीच 51 पद जरूर समाप्त कर दिए गए बिजली बोर्ड में, और फिर 81 चालकों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। और अब यहाँ बिजली बोर्ड का अधिकार है भी जिन योजनाओं पर वो संचार निगम को दे देना। इसके बाद काफी आक्रोश में बिजली बोर्ड के कर्मचारी आ गए हैं। ये बड़ी वजह रही जो कि कल इन्होंने मुख्यमंत्री के साथ वार्ता की है, और अब थोड़ा समय सरकार को देना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा अब ये नहीं रुकने वाले हैं। सब्र का बांध इनका भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हर्ष महाजन पर मंत्री राजेश धर्माणी बरसे हैं। दरअसल एक तरह से नसीहत इन्होंने भाजपा सांसद हर्ष महाजन को दी है। राजेश धर्माणी का ये कहना है कि जो वजूद है हर्ष महाजन का, वो कांग्रेस की बदौलत है। ये पहले कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस में रहकर ही इन्होंने राजनीति करना सीखा है। इनका अस्तित्व जो बरकरार हुआ वो बिल्कुल कांग्रेस में रहते हुए हुआ है। तो यहाँ अब इस तरह की राजनीति करना उचित नहीं है। कांग्रेस में रहकर ही इन्होंने राजनीति करना सीखा और कांग्रेस के साथ ही अब भाजपा में जाकर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा में अभी नए गए हैं, भाजपा के नेताओं को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कह रहे हैं जो भी उनके मुंह में आ रहा है। तो नसीहत देते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने हर्ष महाजन को ये कहा है कि वो अपने शब्दों पर संयम रखे, कुछ भी ना कहें, और जो भंग करने की बात कर रहे हैं कांग्रेस को, वो भी उसी कांग्रेस से कहीं ना कहीं निकले हैं। इस बात पर उन्हें विचार करना चाहिए।
एक बड़ा तंज राजेश धर्मानी ने ये कसा है हर्ष महाजन पर कि अभी पिछले कई सालों की लायबिलिटी वर्तमान सरकार पर पड़ी है और उन सालों की लायबिलिटी भी सरकार पर है जब हर्ष महाजन खुद पूर्व में मंत्री हुआ करते थे। तो हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर वो क्या कहते हैं या जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोले तो बेहतर होगा, नहीं तो पुरानी बातें निकालना मंत्री को भी आता है और पुरानी बातें कांग्रेस के अन्य नेता भी हर्ष महाजन की निकाल सकते हैं। ये बड़ी नसीहत एक तरह से आज दी गई है मंत्री राजेश धर्मानी की ओर से हर्ष महाजन को। अभी देखिए 2 साल का जश्न मनाया जा रहा है, ये बिलासपुर में मनाया जाएगा। कहलूर क्षेत्र बताया जा रहा है जहां तैयारियां शुरू हो गई है। मंत्री राजेश धर्मानी का कहना है कि लोगों के लिए खुशी भरा पल है। बिलासपुर के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत वाली बात और सबसे खुशी भरी बात यह है कि इस बार 2 साल का जश्न बिलासपुर में मनाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ये आज राजेश धर्मानी की ओर से बताई गई है कि और अगले 3 साल का रोड मैप इसमें साझा किया जाएगा जनता से कि अगले 3 साल अब कौन से नए कार्य वर्तमान सरकार को करने हैं, पिछले 2 वर्षों में कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, भविष्य के लिए क्या नए कदम, क्या नई योजनाएं सरकार की ओर से लाई जाएंगी और इसके लिए अभी से ही काम शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजाम और व्यवस्था कैसी रहेगी 2 साल के जश्न के लिए, इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और मंत्री राजेश धर्मानी अपने स्तर पर ये पूरा जिम्मा अभी संभाल रहे हैं। हालांकि पूर्व में जो मंत्री रह चुके हैं रामलाल ठाकुर या पूर्व विधायक बंबर ठाकुर हैं, कांग्रेस नेता विवेक कुमार हैं, इन्हें भी ये जिम्मा सौंपा गया है और आश्वासन इन्होंने दिया है मुख्यमंत्री को कि इस बारी बिलासपुर में जो 2 साल का जश्न मनाया जाएगा वो पूरी तरह से ऐतिहासिक रहने वाला है। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेफिक्र रहें। लेकिन ये तभी पता चल पाएगा कि जश्न किस तरह से मनाया जाता है और ये कहलूर क्षेत्र में 11 दिसंबर को 2 साल का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हालांकि पिछले कल हमने जानकारी दी थी, लेकिन आज मंत्री का ये कहना था कि अगले 3 साल का रोड मैप भी इसमें साझा किया जाएगा लोगों के साथ, यानी कि पूरे हिमाचल वासियों के साथ साझा करने वाले हैं उस मन से मुख्यमंत्री ये रोड मैप कि अगले 3 सालों में क्या बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। सांसद कंगना रनौत एक दफा फिर वायरल हो गई हैं, ये सुर्खियों में बनी रहती हैं। आज इन्होंने फिर कुछ ऐसा ही कर दिखा दिया। महाराष्ट्र में गई थी प्रचार प्रसार के लिए। अभी देखिए वहां पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, ये आखिरी चरण चल रहा है प्रचार प्रसार का भी। लेकिन भाजपा के जिस उम्मीदवार के लिए ये प्रचार प्रसार करने के लिए गई उसी उम्मीदवार को नहीं जानती थी और उसके सामने ही पूछ लिया कि आखिरकार ये शख्स कौन है। जिस वक्त रोड शो का अभिवादन इनकी ओर से किया जा रहा था, एक महिला कार्यकर्ता से कंगना रनौत ने पूछ लिया कि ये जो बगल में शख्स खड़े हैं कौन हैं और फिर उन्हीं शख्स की ओर से जानकारी दी गई कि मैं ही भाजपा का उम्मीदवार हूं और मेरे ही पक्ष में आप यहां प्रचार प्रसार करने के लिए आई हैं। और अब इस बात को लेकर विपक्ष को मौका मिल गया है, यानी कि वहां कांग्रेस को मौका मिल गया है। हालांकि गूंज तो इसकी हिमाचल तक भी है और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस नेताओं की ओर से कुछ सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए जा रहे हैं जिसमें कंगना रनौत को ट्रोल किया जा रहा है। पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है जब इस तरह की वीडियो कंगना की वायरल हुई हो, पहले भी ऐसे ही सुर्खियों में बनी रही हैं। लेकिन आज फिर से इन्होंने एक ऐसी ही बात को अंजाम दे दिया और इतने लोगों के सामने पूछ लिया कि ये शख्स कौन है जो कि बगल में खड़े हैं और उसी शख्स के लिए वो रोड शो कर रही थी, उसी के लिए प्रसार करने के लिए पहुंची थी। फिलहाल मौजूदा समय में भी ये शख्स क्योंकि विधायक बताए जा रहे हैं, खैर जरूरी नहीं है इस बात की जानकारी हो, लेकिन जिस शख्स के लिए इतनी दूर से प्रचार प्रसार करने आई हैं उसकी फोटो तक उन्होंने नहीं देखी थी, वहां जाकर भी नहीं पूछा। आधा रोड शो हो चुका था और उसके बाद पता चला कि जो बगल में शख्स खड़ा है वही भाजपा का उम्मीदवार है। तो इस पर कई कांग्रेस नेता चुटकी ले रहे हैं कि जो भाजपा उम्मीदवार है जिनके लिए इतना प्रचार प्रसार किया उसे ही नहीं पहचान पाई। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, ये भी यहाँ कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं को अक्सर मौका मिल जाता है चुटकी लेने का जब भी कंगना रनौत की ओर से ऐसी किसी बात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस भर्ती के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है लोक सेवा आयोग की ओर से। हालांकि इससे पहले पुलिस विभाग की ओर से ग्राउंड टेस्ट लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ग्राउंड टेस्ट क्लियर करेंगे उन्हें ही रिटन टेस्ट का मौका मिलने वाला है। लेकिन जो शेड्यूल जारी हुआ है, जो सिलेबस जारी हुआ है, उस बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 90 इसमें कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 20, हिंदी के 20, मैथ के 20 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और 10वीं कक्षा के स्तर के ये अधिकतर प्रश्न होंगे। इसके साथ ही रीजनिंग के 10 और सामान्य ज्ञान के 20 अंक भी तय किए गए हैं। प्रश्नों को लेकर हमने फिलहाल जानकारी दे दी है। 90 प्रश्न होंगे, 20 इंग्लिश के होंगे, 20 हिंदी के होंगे, 20 मैथमेटिक्स के होंगे और 10वीं कक्षा के स्तर के ये सवाल हैं, यानी कि एक तरह से काफ़ी इजी हम ये क्वेश्चन पेपर मानकर चल सकते हैं। इसके साथ ही रीजनिंग के 10 और सामान्य ज्ञान के 20 अंक तय कर दिए गए हैं। 188 पद भरे जाएंगे और इन 188 पदों के लिए 1,36,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1,36,000 अभ्यर्थी, आंकड़ा बहुत बड़ा है, यानी कि एक पद के लिए 125
उम्मीदवारों की ओर से संघर्ष किया जाएगा। ये मानकर हम चल सकते हैं 1,36,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसी हिसाब से एक एक पद को लेकर हम अगर जानकारी दें तो एक पद के लिए 125 अभ्यर्थी लड़ने वाले हैं, यानी कि संघर्ष करने वाले हैं रिटर्न टेस्ट के दौरान भी और उससे पहले ग्राउंड टेस्ट के लिए भी। प्रक्रिया इस बार बदल दी गई है। पहले रेंज वाइज देखिए यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया हुआ करती थी और जिला के आधार पर कोटा भी दिया जाता था, लेकिन बदलाव किया गया दो वजह से। एक तो सरकार चाहती थी कि स्टेट कैडर वाली प्रक्रिया से ही ये भर्ती हो और दूसरी बात ये कि पेपर लीक होने का मामला क्योंकि पुलिस भर्ती में भी सामने आया था तो कोई गड़बड़ी ना रहे, इसलिए स्टेट कैडर वाली प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है। लोक सेवा आयोग को इस बार जिम्मा दिया गया है। हालांकि ये भी पहली मर्तबा है जब लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है पुलिस भर्ती के लिए और ग्राउंड टेस्ट इसमें पुलिस विभाग की ओर से ही करवाया जाएगा। कोरोना मुल्कों पर बड़ी अपडेट है। आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से उच्च स्तरीय बैठक ली गई और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि विभागों में जितने भी आवेदन आए हैं उन्हें राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए। विभिन्न विभागों में सैकड़ों हजारों के हिसाब से आवेदन पड़े हैं, अब उन्हें राज्य सरकार तक पहुंचाना होगा। हर आवेदन देखेगी सरकार, उसमें रिक्वेस्ट लेटर किस तरह का है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फिर करुणामूलक नीति बनाई जाएगी। ये फैसला तो सरकार ने अभी भी नहीं बदला है पॉलिसी बनाने का। करुणामूलक नीति बनेगी लेकिन हर आवेदक की रिक्वेस्ट देखते हुए ये अब पॉलिसी बनाई जा रही है, यानी कि क्या समस्या है और जो भी रिक्वेस्ट की गई हैं उन सभी को पढ़ा जाएगा। आवेदनों के साथ रिक्वेस्ट लेटर भी लगाए जाते हैं तो वो सभी देखे जाएंगे और उसके बाद फिर हर पहलू पर विचार करने के बाद यहाँ करुणामूलक नीति बनाई जाएगी सरकार की ओर से। यानी कि पहले आवेदन आएंगे, फिर आवेदन देखे जाएंगे और किस हिसाब से करुणामूलक पॉलिसी होनी चाहिए जिससे सभी करुणामूलक आश्रितों को लाभ मिल सके, ये सरकार की ओर से अब यहाँ रास्ता अपनाया जा रहा है। हालांकि कितना ज़्यादा कारीगर साबित होता है ये हमें देखना होगा, लेकिन एक तरह से शुरुआत तो हुई है और करुणामूलक संघ ने आभार सरकार का व्यक्त किया है कि पहली मर्तबा ऐसी स्थिति आई है जब करुणा मुल्कों के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही हो जिसमें हर करुणा मुल्क की समस्या का ध्यान रखा जाएगा। अभी आवेदन मंगवाए गए हैं, न जाने कितना समय इन आवेदनों को देखने में लग जाएगा और उसके बाद फिर तय होगा। 3,200 के करीब करुणा मुल्क है जो कि न जाने कितने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, नौकरी हासिल करने का परेशान हो रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जिन्हें अपने बच्चों को पालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो कुछ घर के बेटे हैं जिन्हें अपना घर परिवार चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो करुणामूलक आश्रित हैं और नौकरी की राह देख रहे हैं, लेकिन अब पॉलिसी तक का इंतज़ार करना होगा और पॉलिसी बनानी है तो उससे पहले आवेदन देखे जाएंगे जो कि विभागों से मंगवा लिए गए हैं। ओपीएस के लिए टारगेट पूरे करने होंगे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि किसी और बोर्ड, निगम या फिर विभाग में तो ये नहीं कहा गया कर्मचारियों को कि ओपीएस बहाल करनी है तो टारगेट पूरे किए जाए, तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ही ये अब टारगेट पूरा करने के लिए क्यों कहा गया है। लेकिन आज मंत्री राजेश धर्मानी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ओपीएस बहाल होगी बिजली बोर्ड में, लेकिन इन्हें कुछ टारगेट पूरे करने होंगे और उसमें सबसे बड़ा टारगेट ये है कि बिजली बोर्ड अभी घाटे में चल रहा है, घाटे से इसे उभारना है, वित्तीय स्थिति ठीक करनी है, उसके बाद ओपीएस बहाल की जाएगी। अब ये बात तो भविष्य के गर्भ में है कि न जाने वित्तीय स्थिति बिजली बोर्ड की कब ठीक हो। दूसरी बड़ी जानकारी देखिए ये है कि जो कर्मचारियों की ओर से सुझाव दिए गए हैं उसे लेकर लिस्ट तैयार हो गई है। उस लिस्ट पर भी गौर किया जाएगा, क्या सुझाव अपनाए जा सकते हैं बिजली बोर्ड को ठीक करने में। ये कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, सुधारात्मक कदम है, ये मंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने रणनीति तैयार कर ली है कि ओपीएस बहाली का अब ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे, टारगेट पूरा करने के लिए कहा गया है। अच्छी बात है, सहयोग बिजली बोर्ड के कर्मचारी करेंगे, लेकिन ओपीएस जल्द से जल्द इनके लिए बहाल की जाए, ये बात कही जा रही है। छोटे छोटे प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे ताकि बिजली की दरें सस्ती हो सके, उपभोक्ताओं के लिए भी, उद्योगों के लिए भी। अब कैसे उद्योगों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए बिजली सस्ती हो सकती है जब पहले से ही बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है, इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की बात यहाँ मंत्री की ओर से की गई है। तो आज ये कुछ बड़ी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए थे। अंत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से जुड़ी जानकारी भी देंगे। ये दिल्ली गई हैं, हालांकि अगले कल स्वर्गीय इंदिरा गांधी की क्योंकि पुण्यतिथि है और इसी के चलते ये वहाँ पर पहुँची है, माफ़ी चाहेंगे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती है और इसी के चलते प्रतिभा सिंह वहाँ पर पहुँची है और यहाँ भी रिज मैदान पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जिसमें कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जाएंगे। लेकिन अभी देखिए कार्यकारिणी भंग कर दी गई है कांग्रेस की ओर से और यहाँ संभावनाएं ये जताई जा रही हैं
कि संगठन को लेकर भी चर्चा ये हाईकमान के साथ कर सकती हैं। कार्यकारिणी का गठन क्योंकि जल्द से जल्द करना होगा और बहुत सारे चेहरे राह देख रहे हैं कि कब उन्हें पदाधिकारी बनाया जाए। इसके लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ा पद महासचिव का है जिस पर नज़र टिकी हुई है। अध्यक्ष के बाद यही पद क्योंकि संगठन में रहता है और इसके लिए लॉबिंग भी हो रही है। कई बड़े चेहरे भी सामने आए हैं और अब जो वन मैन वन रैंक वाली नीति संगठन में अपनाई जा रही है प्रतिभा सिंह की ओर से, ये भी कितनी ज़्यादा सफल साबित होती है ये हमें आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन संगठन को लेकर अब चर्चा होती है हाईकमान के साथ या नहीं, या कितनी जल्दी कार्यकारिणी का गठन करने की बात होती है, ये अगले कल हमें पता चल सकता है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।